हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, किस प्रकार से यूरोपियन जो है भारत में एंट्री मारते हैं। तो 1453 में हम आते आते देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया। ऑटोमन टर्क्स दे जो थे उन्होंने लैंड रूट्स को ब्लॉक किया। जब लैंड रूट्स को ब्लॉक किया तो अल्टरनेटिवली हम सी रूट की तरफ मूव करने लगे। तो हमने देखा कि अरब इंटरमीडियरीज, अब जैसे ऑटोमन ने इसको ब्लॉक किया तो अरब इंटरमीडियरीज का राइज हो गया। उनकी मोनोपोली थी कहाँ पर, रेड सी और पर्शियन गल्फ में। 15th सेंचुरी में आते आते हम देखते हैं कि रेनेसांस पीरियड थी, जिसने क्या किया, रीबर्थ या रिवाइवल कह सकते हो आप, उसको जन्म दिया। जिसके माध्यम से क्या हुआ, इसने क्यूरोसिटी को जन्म दिया, एडवेंचर, साइंस, इन सब चीज़ों पे इनका फोकस था। तभी तो रेनेसांस 15th सेंचुरी में जो मूवमेंट आई, तो इससे हम क्या देखते हैं, रेनेसांस से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई। जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने कंपास, इम्प्रूव्ड शिप, एस्ट्रोलेबल चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। और हम देखते हैं कि यहाँ तक आते आते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी साइंस की फील्ड में। तो हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में आते आते 1494 में एक ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलास जो है स्पेन और पोर्टुगीज़ के बीच में होती है। तो जिसके कारण क्या कि पोर्टुगीज़ को मिला कि आप ईस्ट वर्ड आप ट्रेड कर सकते हो, और जो स्पेन को मिला कि आप वेस्ट वर्ड ट्रेड कर सकते हो। तो ईस्ट वर्ड में पोर्टुगीज़ को मिला इंडिया और स्पेन को मिला अमेरिका। ठीक है। तो आपको एक और चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी कि 1487 में जब यहाँ पे इनके किंग जो थे, मतलब आपको जैसे ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस है, इससे पहले जो इनके किंग थे वो स्पॉन्सर करते थे इनको कि आप जाओ ट्रेड करो, एक्सप्लोर करो। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास होने के बाद हम देखते हैं कि पहला जो इंडिया में आया वो था बर्थोलोम्यू डियास। इसने क्या है कि जो अफ्रीका का ये वाला यहाँ पे कोस्ट है, यहाँ तक आया केप ऑफ गुड होप में। फिर इसके तुरंत बाद हम देखते हैं 1498 में वास्को ड गामा जो है वो केप ऑफ गुड होप से आके आके इंडिया तक आ जाते हैं। और इनको इंडिया तक लेने वाला जो था वो था अब्दुल मजीद। और यहाँ पे जो कैलिकट में जब ये पहुँचे तो वहाँ पे जैमोरी ने इनका वेलकम किया। तो जो उस टाइम पे डायनेस्टी कैलिकट में रूल करती थी वो थी जैमोरी। तो इनका एम यही था कि हम ट्रेड को मोनोपोलाइज करें और जो अरब कॉम्पिटिटर थे इनकी, उनको उनके दबदबे को जो क्या है एक्सक्लूड करें। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो ट्रिपल सी, मतलब यहाँ पे कोची, कैनानोर और कैलिकट, इन तीन जगहों पे वो फोर्टिफिकेशन फैक्ट्रीज का करते हैं। अब जो हम पहला गवर्नर देखते हैं इनका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर क्या है कि इनकी नेवल सुप्रीमेसी थी, और जितने सारे पुराने इन्होंने लॉसेस फेस किए थे इंडिया में, उन सब का बदला इसने बैटल ऑफ ड्यूफ जो 1599 में थी उसको जीत के ले लिया। फिर इसके बाद अल्फोंसो डी अल्बकर्क दूसरे जो हमारे गवर्नर आते हैं, इसको माना जाता है कि ये रियल फाउंडर हैं हमारे जो पोर्टुगीज़ एम्पायर की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई इंडिया में। इसने कैप्चर किया गोवा को, इसने कार्टाज सिस्टम को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कार्टाज सिस्टम ये था कि जो भी शिप्स अपने इंडियन ओशंस में या एंट्रेंसेस जो इंडियन ओशन के लिए हैं, तो वहाँ से एक पास सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। जिसके पास पास होगा तो वही एंटर कर सकता है, उसके अलावा नहीं। और सती जो सिस्टम था, सती मैरिज सिस्टम, तो उसको भी इसने एबोलिश किया और इंटर मैरिजेस को इसने प्रमोट किया। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है इसको रियल फाउंडर तभी माना जाता है। फिर तीसरा था निनो डी कुन्हा। इसने कोची से गोवा हेडक्वार्टर बनाया और अपना इन्फ्लुएंस जो है ये हुगली बंगाल तक लेके चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन क्यों हुआ। आपको समझना पड़ेगा पोर्टुगीज़ व द फर्स्ट टू एंटर इंडिया, और सबसे लास्ट जो है वो पोर्टुगीज़ यहाँ से इंडिया से निकलते हैं। अब पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन क्यों हुआ, सबसे पहले 1596 में एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में इनको डच, साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा है वहाँ से क्या करते हैं, डच इनको निकाल देते हैं। 1622 में इनको इंग्लिश द्वारा डिफीट मिलती है और इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टेब्लिश कर देते हैं। 1632 में आते आते मुग़ल जो है हुगली को कैप्चर करते हैं, हुगली जो बंगाल में है। और 1739 में मराठा जो है वो सेल्सिट और बैसिन को कैप्चर कर देते हैं, और पोर्टुगीज़ जो थे आप बिल्कुल स्मॉल एरिया में वो रह गए। ठीक, गोवा, दमन एंड दीव उनके पास रहा 1961 तक, और 1961 में हमने उनसे ले लिया। तो सबसे पहले आने वाले पोर्टुगीज़ थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी तभी पोर्टुगीज़ थे। अब इसके बाद डच आ गए। 1596 में फर्स्ट वोएज कॉर्नलिस डी हॉटमैन
और डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। अब डिफरेंस क्या था इन दोनों के बीच में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, ठीक है। तो डच जैसे यहाँ पे आए, फर्स्ट वोएज जिनकी जो आई थी वो कॉर्नलिस डी हाउटमैन की थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई। 1605 में पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली और इनके जो मेजर बेसिस थे जहाँ पे इनकी फुटिंग थी, पुलिकट, नागापट्टिनम, कोची, चिंसूरा, सूरत, पटना। अब ट्रेड की जो आइटम इनकी थी, स्पाइसेस, इंडिगो, सिल्क, सैल्ट पेटर, ओपियम और पार्टिसिपेट इन कैरिंग ट्रेड टू द फार ईस्ट। इनकी डच की भी जो थे वो इंग्लिश के साथ राइवलरी थी। बैटल ऑफ हुगली 1759 में हुई जिसमें इनको लॉस करना पड़ा। फिर इसके बाद क्या होता है कि डच जो थे वो कंसंट्रेट कर दिया उन्होंने इंडोनेशिया में, ठीक है। और जैसे इनका यहाँ पे बैटल ऑफ हुगली में लॉस होता है तो इन्होंने इंडोनेशिया में जो है अपनी फुटिंग रखनी चाहिए और उसके अलावा उनके पास कोई और ख़ास ऑप्शन भी नहीं था, है ना। तो उनके फिर उसके बाद पॉलिटिकल एम्बिशन जो थे ख़त्म हो गए। तो उसके बाद इंग्लिश का यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट में एडवेंट आना होना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई उनको चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट उसने क्या किया, पोर्टुगीज़ को डिफीट किया, कहाँ पे, सूरत में 1613 में। और 1615 से 1619 तक जो सर थॉमस रो थे उन्होंने क्या किया, मुगल कोर्ट से कुछ प्रिविलेजेस ग्रांट्स उनको मिली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने, मतलब जैसे फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज उन्होंने पोर्टुगीज़ ने किया, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी स्टेपिंग के लिए यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। मुंबई में कलकत्ता में फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लिश भी अपने आप में यहाँ पे फुटिंग रखते हैं, ठीक है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि फरमान। अब गोल्डन फरमान जो है वो गोलकोंडा में मिला था, ठीक है। इसका ये प्रोविज़न था कि सेफ्टी मिले जो है इंग्लिश ट्रेड को, ताकि वो यहाँ इंडिया में इफ़ेक्टिवली ट्रेड कर सके, ठीक है। फिर फारूक सियार फरमान देखते हैं हम 1717 में। इसमें क्या था कि जो कंपनी है वो 3000 सालाना इसको देगी और कंपनी को मतलब 10 तक पास करने जो था उसकी अथॉरिटी मिल गई, है ना। और वो कोई एग्जम्पशन कोई ड्यूटी उनको नहीं मिलती, एग्जम्प्ट फ्री ड्यूटी। तो और इसके साथ मैग्ना कार्टा मतलब इसका जो फारूक सियार फरमान का था, इसमें कंपनी जो थी उसको ये भी परमिशन दे दी गई कि आप जो कॉइन्स हैं उनको मिंट कर सकते हो। थैंक यू। तो आगे वाला फ्रेंच जो हम अगले वीडियो में करें।